इस वीडियो में PYQ क्वेश्चन आप सभी को कराने वाला हूं ताकि आप सभी को पता चल सके एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं और आप सभी को इन सभी क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। सारा कंटेंट आपको एकमात्र वीडियो में कराऊंगा। इस वीडियो की खासियत रहेगी, इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा, इन क्वेश्चन से जितने भी अन्य प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को भी आपको साथ साथ में कराऊंगा। उसी के साथ पेडागोजी के भी क्वेश्चन इसी वीडियो में आपको कराऊंगा जो कि PYQ क्वेश्चन रहेंगे। इसलिए यह वीडियो आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ अच्छे ढंग से देखना और बेहतरीन ढंग से समझने का प्रयास यहाँ पर आप लोग करना। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर कहता है 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बम्बई, मद्रास, बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर पहला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, सूरत, मद्रास और कलकत्ता। इन्हीं प्रेसिडेंसियों के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक केंद्रों से विकास दोस्तों हुआ था। सूरत कहाँ पर पड़ता है? तो गुजरात में सूरत पड़ता है। मद्रास जो कि दक्षिण भारत में पड़ता है, तमिलनाडु में, है ना। उसके बाद कलकत्ता, आप सभी को पता होगा, बंगाल में कलकत्ता पड़ता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस प्रकार से एग्जाम में आया, ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यह क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर लिख देना चाहता हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, BVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में 10 से अधिक बार आया है। कितनी बार? 10 बार अब तक एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। पहली जो चीज यहाँ पर रहेगी वह रहेगी बौद्ध महायान आने से बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। क्या बनाई जाने लगी? प्रतिमाओं का निर्माण किया जाने लगा था। प्रतिमाएं जो थी इनका निर्माण कहाँ पर किया जाने लगा था? तक्षशिला और मथुरा में। दो स्थान याद रखना, तक्षशिला और मथुरा में इनकी प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थी। जब बौद्ध महायान आया था क्या होने लगा था? भगवान बुद्ध की तमाम प्रकार की प्रतिमाएं या मूर्तियों का निर्माण व्यापक स्तर पर होने लगा था। जब बौद्ध महायान नहीं था उससे पहले पीपल के वृक्ष में संकेतक के माध्यम से दर्शाया जाता था कि ये बुद्ध हैं। दूसरा आप लोग याद रखोगे, इसमें क्या हुआ था? बोधिसत्व आ चुके थे। कौन? बोधिसत्व। जिनको ज्ञान प्राप्त हो चुका था उनको बोधिसत्व बोलते थे। बोधिसत्व को सच्चा ज्ञान प्राप्त हो चुका था, उनको स्वीकारा गया था। बौद्ध महायान की यही दो खूबियां हैं या दो विशेषताएं हैं, इनसे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है, तो आपको समझा दिया। इसमें पहला ऑप्शन है, बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ संकेतक नहीं दोस्तों, संकेतकों का प्रयोग तब किया जाता था जब बौद्ध महायान नहीं था, परंतु बौद्ध महायान आने के बाद मूर्तियों में दिखाया जाने लगा या प्रतिमाओं में दिखाने जाने लगा। यहाँ पर संकेतक दिया गया है, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ तथा उनको ज्ञान प्राप्त हो चुका था। यहाँ पर राइट आंसर केवल और केवल बी वाला हो जाएगा। ए गलत है, बी सही है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब इससे जुड़े सारे क्वेश्चन आपको कराता हूँ। बौद्ध महायान के बारे में, बौद्ध धर्म की नई धारा महायान का विकास, इसकी दो विशेषताएं थी। कौन सी दो विशेषता? बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थी, इनमें अधिकांश मथुरा और कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी थी। दूसरी विशेषता थी बोधिसत्व में आस्था आई, जिन्हें ज्ञान प्राप्त हो चुका था। यहीं से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। जब दोस्तों बौद्ध महायान नहीं था, इससे पहले क्या होता था? मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति कुछ संकेतकों जैसे उनकी निर्माण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दिखाया जाता था। महायान से पहले की यह बात है। तो एग्जाम में यहाँ से बार बार क्वेश्चन आया हुआ है महायान। तो अभी आपको महायान के बारे में बताया। महायान बौद्ध धर्म की आरंभिक मान्यताओं में से है। इसमें बुद्ध की उपस्थिति संकेतकों के द्वारा दर्शाई गई, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। संकेतकों का प्रयोग पहले होता था जब महायान नहीं था। महायान आने के बाद मूर्तियों का निर्माण होने लगा, प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थी। इसमें बोधिसत्व एकांतवास में रहते थे, इसमें बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थी। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोधिसत्व अन्य लोगों को शिक्षा देने के लिए सांसारिक परिवेश में रम गए थे। ठीक है ना।
तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सी और डी यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि विकल्प आपके यहाँ पर और दिए गए हैं। सी डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थी। जो बोधिसत्व तो इनको तो ज्ञान प्राप्त हो चुका था, इसलिए ये लोगों को शिक्षा करने के लिए सांसारिक परिवेश में रम गए थे। यह क्वेश्चन दोस्तों सीटेट में तो बार बार आया है और कई बार या एक दो बार यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एग्जाम में भी आया हुआ है। महायान बौद्ध धर्म के तहत क्या था, बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहा, बौद्ध धर्म के महायान शाखा के बारे में। देखो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होगे, तो आप लोग इन नोट्स को अवश्य रूप से ले लेना। जिनको अभी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन आपको नोट्स के अंतर्गत मिल जाएंगे। नोट्स का प्राइस दोस्तों बहुत ही मिनिमम मैंने यहाँ पर रखा है, ताकि सभी लोग नोट्स को खरीद पाओ, है ना। किसी को भी आर्थिक तंगी हो तो आप लोग मैसेज करना, आप सभी को नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा बिल्कुल मिनिमम प्राइस में। तो बौद्ध धर्म के महायान शाखा के बारे में, तो क्या इसमें बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थी, है ना, यही बात सही हो जाएगी। बौद्ध धर्म की शाखा में मूर्तियों और संकेतकों का उपयोग कर बुद्ध की उपस्थिति का, नहीं, संकेतक तो आपका बिल्कुल भी नहीं होगा, इसको हटाओ। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय आने के साथ बोधिसत्व में विश्वास बढ़ा, बी वाला तो आपका सही हो जाएगा ना, ए गलत हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। आपने यहाँ पर समझ लिया होगा, ठीक है ना दोस्तों। नोट्स आप लोग अवश्य रूप से ले लेना। यहाँ पर नंबर लिख देता हूँ 9696400597। इस नंबर पे दोस्तों आप लोग मेरे से कॉल कर लेना या व्हाट्सएप पर आप लोग मैसेज कर देना, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों। क्योंकि इन नोट्स के मुकाबले आपको पूरे यूट्यूब का कोई भी टीचर नहीं देने वाला है, ना ही पेड कोर्स में कोई आपको देगा, ना ही मार्केट में आज तक ऐसी बुक आई हुई है जो आपको एनसीईआरटी के साथ साथ आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन चैप्टर वाइज दे दे। यह जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराए हैं नोट्स में आपको कहाँ पर मिलेंगे, नोट्स में एक आपका चैप्टर रहेगा जिसका नाम है नए प्रश्न और नए विचार। आगे यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, महलवारी और रैयतवारी राजस्व प्रणालियों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यह भी दोस्तों क्वेश्चन परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोग कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार आए हुए हैं। एक तो महलवारी जो बंदोबस्त था उससे रिलेटेड तो क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, और रैयतवारी से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। और एक और व्यवस्था थी जिसको स्थायी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता था। ये तीन प्रकार की व्यवस्थाएं अंग्रेजों के द्वारा भारत में लागू की गई थी, जो कि भूमि के रूप में कर व्यवस्था शुरू की गई थी, है ना। तो इन तीनों को आपको बताऊंगा जहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। महलवारी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए युक्ति थी, जबकि रैयतवारी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन पहला यहाँ पर कहता है उसका मतलब है जो दोस्तों महलवारी व्यवस्था थी, यह व्यवस्था मुख्य तौर पर कहाँ पर लागू की गई थी, उत्तर भारत में। बंगाल का जो उत्तर प्रांत था, बंगाल जो हम लोग रहते हैं उत्तर प्रदेश में, है ना, उत्तर प्रदेश, पंजाब हो गया आपका, उत्तराखंड हो गया, और थोड़ा बहुत ले लो आप लोग हरियाणा का हिस्सा ले लो, दिल्ली का ले लो, है ना, उस इलाके में इसको लागू किया गया था महलवारी व्यवस्था को। कब लागू किया गया था, तो 1822 में इसको लागू किया गया था। और लागू करने वाला व्यक्ति कौन था, उस व्यक्ति का नाम था होल्ट मैकेंजी, है ना, याद रखना आप लोग, होल्ट मैकेंजी उस व्यक्ति का नाम था जिसने महलवारी व्यवस्था यानी कि महलवारी बंदोबस्त को शुरू किया था। तो इतनी चीज यहाँ पर कन्फर्म करा दी मैंने। महलवारी के बारे में उत्तर भारत में लागू किया, 1822 में लागू किया, होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने इसको लागू किया था। क्लियर हो चुका है। और एक बात और क्लियर करना चाहूँ इसमें ही, तो जो महलवारी व्यवस्था थी इसमें मुखिया किसको बनाया गया था, इसमें कर वसूलने का जो जिम्मा सौंपा गया था, इसमें गांव के प्रधान को या गांव के मुखिया को, यहाँ पर लिख दूं, कहाँ पर लिखूं, तो रेड कलर में इसको लिख देता हूं, गांव के प्रधान को। किसको, गांव के प्रधान को मुखिया बनाया गया था, या गांव का जो मुखिया था या प्रधान था उसको जिम्मा सौंपा गया था महलवारी व्यवस्था में कर वसूलने को, है ना। तो इतना मैंने आपको समझा दिया।
उसके बाद रैयतवारी भी आप लोग समझ लो। यह व्यवस्था दक्षिण भारत में लागू की गई थी, तमिल या मद्रास वाले इलाकों में। इसमें क्या किया गया था, इसमें सीधे तौर पर किसान से ही कर वसूला जाता था या ग्राम के समूह से कर वसूला जाता था, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट, महलवारी गांव का मुखिया पूरे गांव के लिए संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवारी में किसानों के साथ सीधा सीधा समझौता किया जाता था। दोनों सही हो जाएंगे। दो राजस्व, ये क्या है दोस्तों, राजस्व व्यवस्था है, ना कि राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करता बी, ये गलत है। राइट आंसर आपका थर्ड वाला होगा, क्योंकि दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही दिए गए हैं और सही व्याख्या करते हैं, सही अंतर को भी स्पष्ट यहाँ पर करते हैं। आप लोगों को यहाँ पर अच्छे ढंग से बताना चाहता हूँ तीनों बंदोबस्त के बारे में, वो भी नोट्स के जरिए। तो सबसे पहला है आपका यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त, आराम से समझ लो। स्थायी बंदोबस्त 1793 में शुरू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई थी, यानी कि कर वसूलने का जिम्मा किसको सौंपा गया था, तालुकदारों या जमींदारों को सौंपा गया था। पहली बात यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना चाहूँ महलवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत 1822 में हुई, होल्ट मैकेंजी ने शुरू की थी। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम यानी कि उत्तर प्रदेश वाले इलाके में इसको लागू किया गया था। और इसी में एक महत्वपूर्ण बात यह आती है, राजस्व इकट्ठा करने की और कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को दी गई। जमींदार को किसमें दी गई थी, स्थायी बंदोबस्त में दी गई थी, और गांव के मुखिया को किसमें जिम्मेदारी दी गई थी, ये जिम्मेदारी दी गई थी महलवाड़ी में, किसमें, महलवाड़ी बंदोबस्त में दी गई थी। तीसरा बंदोबस्त आपका रह जाता है रैयतवारी। रैयतवारी व्यवस्था को दोस्तों दक्षिण भारत में इस व्यवस्था को लागू किया था। थॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया। रीड और मुनरो को लगता था दक्षिण भारत में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनके साथ सीधे तौर पर समझौता किया गया था। नोट्स आप लोग अवश्य रूप से ले लेना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है सूफी संत के मकबरे को क्या कहते हैं। तो सूफी संत का जो मकबरा होता है उसको दोस्तों दरगाह बोलते हैं। जब कोई सूफी संत की मौत हो जाती है या मृत्यु हो जाती है, उसको जमीन के अंदर दफना दिया जाता है, उसका जो पूजनीय स्थल हो जाता है उसको ही हम लोग दरगाह के नाम से जानते हैं, जो कि सूफी परंपरा में उसका एक नाम दिया जाता है। खानकाह क्या होता है ये भी आप लोग समझ लो, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कभी कभार मिलान वाला ही आ जाता है, कभी कभार सिंपल सा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो खानकाह का मतलब होता है निवास स्थल। निवास स्थल जहाँ पर जो सूफी संत हुआ करते थे, ये लोग आयोजन किया करते थे, किसका आयोजन किया करते थे, बैठकों का, यानी कि जो इनके बैठने का स्थल हुआ करता था, जहाँ पर ये चर्चाएं वगैरह किया करते थे, उसको खानकाह के नाम से जाना जाता था। ईदगाह क्या है, ईदगाह दोस्तों एक प्रकार से प्रार्थना स्थल होता है, जहाँ पर ये लोग सूफी वगैरह लोग क्या करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, है ना। वो प्रार्थना स्थल, प्रार्थना का स्थान ही ईदगाह कहलाता है। दरगाह इस क्वेश्चन का राइट जवाब यहाँ पर हो जाएगा, जो कि मकबरा कहलाता है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया। किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो रामानुज के द्वारा इसको प्रस्तावित किया गया था 11वीं शताब्दी में दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के बारे में कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। बात अगर मैं करूं 1772 की, भारत में दोस्तों 2 प्रकार की अदालतें स्थापित की गई थी, आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो यह एक फौजदारी अदालत थी। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दिया गया है, जूम करके आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। क्वेश्चन में बोला गया है दीवानी, क्या बोला गया, दीवानी अदालत के बारे में, परंतु ऑप्शन में यहाँ पर लिखा है फौजदारी अदालत। तो बात यहाँ पर पहली कैसी हो जाएगी, गलत हो जाएगी ना। यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था, तो बात केवल और केवल बी सही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर दीवानी की बात की गई थी, ना कि फौजदारी की बात की गई थी, इसलिए पहला यहाँ पर गलत आपका हो जाएगा, बी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हुआ, सेकंड हो जाएगा, ए गलत है, वी सही है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से रहा, गैरिसन नगर से अभिप्राय। सिंपल सा क्वेश्चन, गैरिसन नगर है ना, गैरिसन टाउन का मतलब होता है छावनी। यहाँ पर हिंदी में आप लोग समझो क्या बोलते हैं, छावनी, छाता वाला छावनी, छावनी। छावनी आप लोग जानते होंगे। छावनी नगर की मैं बात करूं, जैसे दिल्ली छावनी, मेरठ छावनी, अंबाला छावनी, है ना, तमाम प्रकार के आपके जो नगर होते हैं बड़े बड़े वो छावनी वाले होते हैं, ठीक है ना। जैसे आगरा छावनी, मेरठ छावनी, तमाम और हैं आपके, है ना, उनको ही गैरिसन नगर बोलते हैं। छावनी का मतलब होता है ऐसे किलेबंद बसाओ जहाँ पर सैनिक लोग रहा करते हैं। तो राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा ना। तो सेटलमेंट विथ सोल्जर, किलेबंद बसाओ जहाँ सैनिक रहते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा कुछ इस प्रकार से, अभिकथन ए, जब लंदन में अपराह्न के 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 बजे अपराह्न का समय होगा। कारण, भारत ग्रीनविच के पूरब में 82 डिग्री 30 अंश पूरब में स्थित है। तो बिल्कुल सही बातें यहाँ पर आपकी यहाँ पर कैसी हो जाएंगी, बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो पहला कथन है जब लंदन में कितना बजता है, शाम के आपके 7:30, क्या है यहाँ पर, नहीं, इंडिया, जब लंदन में दोपहर के 2 बजता है तो भारत में शाम का 7:30 बजता है, क्योंकि भारत का टाइम लंदन के टाइम से कितना आगे है, 5 घंटा 30 मिनट, यानी कि 5.5 घंटा भारत का टाइम आगे रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि भारत ग्रीनविच के पूरब में है, कितना है, 82.5 डिग्री है। तो दोनों आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे और सही व्याख्या भी करते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर थर्ड विकल्प हो जाएगा, ठीक है ना। आइए उसके बाद यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। समय क्षेत्र पर दिए गए ABC कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। तो पहली बात यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाती है, यानी कि बिल्कुल सही दी गई है। जैसे मैं बात कर लूँ दोस्तों, रूस की बात कर लूँ या कनाडा की बात कर लूँ, ये ऐसे देश हैं जिनका जो देशांतरी विस्तार है वो अधिक है। इसलिए रूस में, यानी कि रसिया में, कनाडा में और आपके एक आध देश हैं वहाँ पर एक से अधिक मानक समय को अपनाया गया है, क्योंकि उनका देशांतरी विस्तार अधिक है। तो पहला तो बिल्कुल सही दिया गया है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 टाइम जोन, यानी कि समय जोन में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। तो ये बात आपकी सही हो जाएगी। प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है, सही हो जाएगा। तीनों बातें सही हैं, तो राइट आंसर आपका फोर्थ विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग दोस्तों देख सकते हो, एक से अधिक देशांतर अपनाने वाले देश। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। जैसे रूस में 11 मानक समय अपनाए गए हैं। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया है। प्रत्येक जो टाइम जोन है या समय क्षेत्र है वो आपके 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आया। जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया वो सारे क्वेश्चन इन्हीं नोट्स में आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है जो हमारी पृथ्वी की सतह है जिस पर हम लोग रहते हैं वहाँ से आपको शुरू करना है और ऊपर की ओर जाना है। तो सबसे नीचे जो आपकी परत रहती है उसको बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर दोस्तों होती क्या है? इसके ऊपर होती है समताप मंडल और समताप मंडल के ऊपर होती है दोस्तों मध्य मंडल। मध्य मंडल के ऊपर होती है बाह्य वायुमंडल, बाह्य वायुमंडल और सबसे लास्ट में होती है बहिर्मंडल। तो इस प्रकार से इनका कुछ क्रम होता है वायुमंडल की परतों का, जो कि एग्जाम में बार बार यहाँ से क्वेश्चन आया करता है। ठीक है ना? तो आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले क्षोभ मंडल आएगी, उसके बाद समताप, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल। तो राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है ना? और आपको बता दूं, जैसे क्षोभ मंडल अगर एग्जाम में कभी कभार आपसे पूछ ले तो आपको जवाब दे देना है मौसम की जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं, मौसम की जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं, जैसे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बारिश होने लगे
ओले पड़ने लगे तो ये घटनाएं किस में होती हैं? तो ये घटनाएं सारी की सारी क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। इसलिए क्षोभ मंडल को ना मौसमी परिवर्तन वाली परत के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद समताप मंडल। आपको अनेक बार बताया हवाई जहाज कहाँ पर में उड़ते हैं, तो हवाई जहाज जो आपके होते हैं वो आपके समताप मंडल में ही उड़ते हैं। और समताप मंडल में ओजोन लेयर यानी कि ओजोन गैस भी इसी में ही आपकी पाई जाती है। मध्य मंडल में क्या होता है? उल्का पिंड आने पर जल जाता है। क्या होता है? उल्का पिंड आने पर किस मंडल में जल जाता है? तो मध्य मंडल में इसमें जल जाता है। उसके बाद वाह्य वायुमंडल को थर्मोस्फीयर के नाम से जानते हैं, ताप मंडल के नाम से जानते हैं। इसी में ही रेडियो वाली तरंगें आपको पता होगी परावर्तित होती रहती हैं, ठीक है ना। और उसके लास्ट में एक परत और आपकी रह जाती है बहिर्मंडल, जिसको एक्सोस्फीयर यानी कि लास्ट वाली परत के नाम से जानते हैं। इसमें तरल अवस्था में तमाम गैसें पाई जाती हैं। तो मैंने सब कुछ आपको बता दिया है ना। उसके बाद ऋतुएं निम्नलिखित में से किस कारण से होती हैं? तो ऋतुएं जो दोस्तों होती हैं, पृथ्वी का अक्ष इसका एक ओर झुका है इसलिए होती हैं। और क्या होता है? परिक्रमण गति के कारण, है ना। तो क्या है इसमें? पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना, इसी कारण से दोस्तों ऋतुओं में परिवर्तन होता है ना। ऋतुओं में बदलाव होता रहता है। अगर कल को क्वेश्चन एग्जाम में कुछ इस प्रकार से पूछ ले कि दिन में परिवर्तन किस कारण से होता है, दिन रात किस कारण से होती हैं, तो आपको बताना पड़ेगा घूर्णन गति के कारण दिन व रातें होती हैं। थर्ड वाला राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को आपको अच्छे ढंग से मैं 2 बातें आपको यहाँ पर मुख्य तौर पर बताऊंगा। पृथ्वी की गति कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। पहली घूर्णन होती है और दूसरी होती है परिक्रमण। तो घूर्णन के कारण क्या होता है? पृथ्वी पर दिन व रात होते हैं। दिन व रात किस कारण से होते हैं? तो पृथ्वी पर घूर्णन गति के कारण दिन रात होते हैं। और वहीं मैं आपसे पूछ लूँ परिक्रमण गति के कारण क्या होता है, तो आप कहोगे ऋतुओं में परिवर्तन होता है ना। यह परिवर्तन कब कितना टाइम लेता है? तो 365 दिन का टाइम लेता है, इसलिए इसको वार्षिक गति भी कहते हैं। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं, ठीक है ना। और घूर्णन गति आपके 24 घंटे में हो जाती है, इसलिए 12 घंटा दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है, आपको पता होगा। वही सब कुछ यहाँ पर इसमें बताने का प्रयास किया गया है। ऋतुओं में परिवर्तन यहाँ पर साफ लिखा है, परिक्रमण गति के कारण होता है। पृथ्वी पूरे अक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है ना। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, सब कुछ मैंने लिख दिया है, आप लोग नोट्स में देख लेना अच्छे ढंग से। घूर्णन गति के कारण दिन रात होते हैं, परिक्रमण के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। देखो एग्जाम में बार बार यहाँ से क्वेश्चन भी आया है, तो क्वेश्चन मैंने सारे के सारे इसमें नोट्स में समाहित कर दिए हैं। आप लोग अच्छे ढंग से नोट्स को भी रिवाइज करते रहना। क्वेश्चन यहाँ पर कहता है प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संगठन है? तो यह क्वेश्चन तो हलवा होगा ना आपके लिए। तो राइट आंसर आप क्या कहोगे इसमें? आप कहोगे नाइट्रोजन। क्यों कहोगे? क्योंकि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में सर्वाधिक होती है। कितनी होती है? 78% होती है। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन आती है ना। ऑक्सीजन आपकी आती है दूसरे नंबर पे। ऑक्सीजन कितनी होती है? ऑक्सीजन आपकी 21% होती है लगभग में, 21 यानी कि 21%। और 78% आपकी नाइट्रोजन होती है। अन्य गैसें भी आपकी पाई जाती हैं। उसके बाद अगला, महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए। ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। लेब्राडोर एक गर्म धारा है। जिस स्थान पर गर्म व ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, दोनों यहाँ पर आपके ए एंड सी राइट हो जाएंगे, बी वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्योंकि जो लेब्राडोर की धारा है ये धारा आपकी ठंडी है। कैसी धारा है? ठंडी धारा है, ना कि गर्म धारा है। बी आपका गलत हो जाएगा ना, बी आप लोग हटाओगे। ए सी यहाँ पर राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, सेकेंड वाला यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो इसको मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। मैंने आपको महासागरीय धाराओं के बारे में भी बता के रखा है, ठीक है ना।
ना ही आपको पता हो तो अभी आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। तो जो धाराएं होती है महासागर में दो प्रकार की मुख्य तौर पे होती हैं। पहली तो आपकी गर्म धारा होती है ना, उसके बाद एक ठंडी धारा होती है। अब आपको दोनों धाराओं के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दूं ताकि आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन को कर पाओ। तो गर्म जो धारा होती है ये कहाँ पर होती है? भूमध्य रेखा के निकट में होती है। किस रेखा के निकट में? भूमध्य रेखा के निकट में होती है आपकी कौन सी धारा? गर्म जल धारा। और ठंडी कहाँ पर होती है? तो ठंडी आपकी ध्रुवों के पास होगी, क्योंकि ध्रुवों में हमेशा ही बर्फ जमी रहती है। सूर्य की किरणें ध्रुवों पर हमेशा तिरछी पड़ती हैं, तो इसलिए वहाँ का क्षेत्र ठंडा होता है ना, वहाँ पर बर्फें जमी रहती हैं, है ना। और गर्म कहाँ का होगा? भूमध्य रेखा के पास होगा, क्योंकि सूर्य दोपहर में एक वर्ष में वहाँ पर ठीक सिर के ऊपर में होता है और वहाँ पे हमेशा प्रकाश बना रहता है, यानी कि अधिक ऊष्मा वहाँ पर प्राप्त होती है। बीच वाले क्षेत्र में कर्क रेखा और मकर रेखा वाले क्षेत्र को ही भूमध्य रेखा के नाम से दोस्तों जानते हैं। आपको मैंने सब कुछ बताया था, ठीक है ना। तो इतना क्लियर हो गया। गर्म क्षेत्र होगा वहीं तो गर्म धारा होगी, जहाँ ठंडा क्षेत्र होगा वहीं तो आपकी ठंडी जलधारा होगी। तो दो बातें यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं, कहाँ पर कैसा क्या होगा। उसके बाद देखो आप लोग, जो ठंडी धाराएं होती ना, जैसे चित्र बना दूं यहाँ पर, क्या बना दूं? चित्र बना दूं यहाँ पर, आप लोग इसमें समझना अच्छे ढंग से। ये रही विषुवत रेखा 0 अक्षांश पर। देखो ठंडी धाराएं होती है ना उच्च अक्षांश से निम्न की ओर, यानी कि यहाँ पर जो है आपकी ऊपर जो धाराएं होंगी, यहाँ पर जो धाराएं होंगी ऊपर की ओर और नीचे की ओर बिल्कुल लास्ट में ध्रुवों के पास वाले, यहाँ पर ध्रुव है तो यहाँ की धाराएं कैसी होंगी? आप कहोगे कि सर ठंडी होंगी। क्यों ठंडी होंगी? क्योंकि सूर्य का प्रकाश यहाँ पर नहीं पहुँच पाता है, पहुँचता होगा तो बहुत कम पहुँचता होगा। यहाँ पर धाराएं कैसी होंगी? ठंडी होंगी। बीच में यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पहुँचता है इस इलाके में, यहाँ पर कैसी होंगी? आप कहोगे कि सर यहाँ पर गर्म होगी। जो ऊपर वाली धाराएं होती है ये कैसी बहती हैं? तो ये नीचे की ओर बहती हैं। कैसी? नीचे की ओर। ठंडी धाराएं बीच में आने का प्रयास करती हैं, यानी कि गर्म जहाँ पर उत्पन्न होती है वहाँ पर आने का प्रयास करती हैं इस ओर, ऐसी ऐसी बहती हैं, ठीक है ना। ऐसी ऐसी आपकी बहती हैं, आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। वहीं जो आपकी गर्म होती है, क्या होती है? जो आपकी गर्म रेखाएं होती हैं, बीच वाली रेखाएं होती हैं, ये आपकी ऊपर की ओर जाती हैं और मतलब कि ऊपर की ओर जाती रहती हैं और नीचे की ओर आने का प्रयास करती हैं। वही मैंने आपको समझाया है। और यहाँ पर एक बात और बता दूं मैं आपको, गर्म और जहाँ पर ठंडी धाराओं का मिलन होता है वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर मछली बहुत आपकी होती है। मत्स्य उत्पादन क्षेत्र के नाम से उसको जानते हैं। जैसे जापान का पूर्वी क्षेत्र हो गया और उत्तर अमेरिका और एक क्षेत्र और है उसका, है ना। तो इसलिए AC यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। मैंने बेहतर से बेहतर ढंग से आपको समझाने का प्रयास किया है। अगला, हिमनद के निक्षेपण को हिमोड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिमोड़ बोलते हैं। ये समुद्री गुफा क्या है, लोयस क्या है, तटबंध क्या है, तो चलिए इनके बारे में भी आपको यहाँ पर नोट्स के जरिए समझाना चाहूँगा। समझ लेना। हिमनद, हिमनद क्या होता है दोस्तों? हिमनद अथवा हिमानी वर्ष की नदियाँ होती हैं। हिमानी बर्फ की ये आपकी नदियाँ होती हैं। हिमनद के निक्षेपण से हिमोड़ का निर्माण होता है, चित्र में दिखाया गया है। उसके बाद आपको यहाँ पर पता चल गया हिमनद का निक्षेपण क्या होता है? हिमोड़ होता है। और पवन का निक्षेपण क्या होता है? पवन के निक्षेपण को लोयस बोलते हैं। लोयस के जो मैदान है या क्षेत्र हैं ये आपके चीन में लोयस के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। इन स्टेटमेंट से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है। निक्षेप कुछ इस प्रकार से होते हैं, रेगिस्तान वाले इलाकों में ऊपर उठे वाले ये आपके निक्षेप बन जाते हैं, ठीक है ना। तो यहीं से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आया करता है, जिसको मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया। और दोस्तों समुद्री तरंग से भी आपकी निक्षेपण आकृतियाँ बनती हैं, ठीक है ना। समुद्री गुफा भी उसको कहते हैं, ठीक है ना। तटीय मेहराव भी बनता है और दीवार जैसी संरचना समुद्र में बनती है, उसको स्टैक के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कथन A और B को निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं को वर्णन करते हैं। यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश 50 डिग्री से 70 डिग्री के बीच में पाई जाती है। इसे टैगा के नाम से जानते हैं। टैगा बोलते हैं शंकुधारी वन को। किसको? शंकुधारी वन को बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा शंकुधारी वन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है। तो नहीं वाला आपको बताना है। मैदानी क्षेत्र में ओक्सबो लेक चाप झील पाई जाती है, सही है। मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है, सही है। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आच्छादित है, सही है।
भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन खेती की जाती है, जो कि गलत है। यहाँ की मृदा उपजाऊ है, यहाँ पर कोई भी दहन खेती वगैरह नहीं की जाती है। यह बात यहाँ पर आपकी गलत हो जाएगी। कर्तन दहन खेती कहाँ पर की जाती है, किस बेसिन में की जाती है, तो अमेजन बेसिन में की जाती है। आपके दो टॉपिक हैं एक चैप्टर में, अमेजन बेसिन है और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है। तो अमेजन बेसिन में की जाती है आपकी कर्तन दहन यानी कि झूम खेती, ठीक है ना। ये गलत हो जाएगा, फोर्थ वाला नहीं वाला आपको बताना था ना, इसलिए फोर्थ करेक्ट हो जाएगा गलत वाला। अगला, तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं। दोस्तों क्यों तैर सकते हैं, नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बना देती है। और यह जो डीड सी है, मरा हुआ सागर है ना, जो मौत के घाट उतर चुका सागर है, मरा हुआ सागर है, इसका एक नाम दिया गया है। यह मरा हुआ सागर या मृत सागर है कहाँ पर, तो यह मृत सागर इजराइल में है। कहाँ पर, इजराइल में है यह मृत सागर। इस सागर की विशेषता की मैं बात करूं, यहाँ पर इस सागर में नमक बहुत पाया जाता है, लवणता इस सागर में बहुत अधिक है, इसलिए व्यक्ति इसमें तैर सकता है। तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं। क्यों तैर सकते हैं, नमक की मात्रा जो है वो सागर को सघन बना देती है, सघनता ला देती है। उसके बाद अगला, भूमि उपयोग के बारे में आपको बताना है, कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि, गलत हो जाएगा। यहाँ पर एक शब्द है केवल, जो भूमि होती है जिस पर हम लोग अभी बैठे हुए हैं या जिस पे आप लोग, जहाँ से आप लोग इस वीडियो को वाच कर रहे हो, वो एक प्रकार से भूमि ही है। भूमि पर ही आपने मकान बना के रखा है और आप लोग मकान के अंदर बैठे हुए हो और आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है ना। तो वह क्या है, भूमि है। भूमि पर लोग खेती भी करते हैं, परिवहन भी करते हैं, औद्योगिक धंधे भी स्थापित करते हैं, कृषि भी करते हैं, तो सब कुछ करते हैं। यहाँ पर केवल शब्द आया है इसलिए गलत है। यहाँ पर कृषि और वन दे दिए गए। कृषि वन के अलावा सड़कें भी आपकी भूमि पर ही बनाई जाती हैं, मकान भी बनाए जाते हैं, उद्योग धंधे भी बनाए जाते हैं, सड़कें पुल वगैरह सब कुछ बनाया जाता है, इसलिए गलत है। यहाँ पर दो दिए गए ना। भूमि उपयोग मुक्ता अपनी स्थलाकृति के द्वारा, स्थलाकृति नहीं, तमाम प्रकार से कारक, जलवायु कारक इसमें निर्धारित होते हैं, है ना। गठन के आधार पर भी, समय भी इसमें अपनी भूमिका निभाता है। तो दोनों गलत हो जाएंगे, फोर्थ वाला राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में एक ऐसी चीज़ कमेंट करोगे, है ना, वो आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके ये बताना आप लोग इस वीडियो को किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हो, है ना, किस डिस्ट्रिक्ट से इस वीडियो को आप लोग वॉच कर रहे हो। अपने ज़िले का नाम यानी कि डिस्ट्रिक्ट का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है ना। सबसे पहले आप अपना स्टेट कमेंट बॉक्स में लिखना, स्टेट के कोष्टक में आप लोग अपने ज़िले का नाम लिख देना, ताकि मैं समझ पाऊँगा आप लोग कहाँ कहाँ से इस वीडियो को देखते हो, ठीक है ना। तो उसके बाद अगला है, रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं। दोस्तों यह मदद करती हैं पवन की गति की रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में, ठीक है ना। तो पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मृदा परिच्छेदिका की मोटाई निर्धारित करता है टाइम, यानी कि समय निर्धारित करता है। उसके बाद अगला, वितरण के आधार पर संसाधनों का वर्गीकृत दो प्रकार में किया गया है, एक तो सर्वव्यापक संसाधन और एक स्थानिक संसाधन। क्योंकि वितरण की बात करी गई है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात यहाँ पर करी गई है। सर्वव्यापक का मतलब होता है जो सभी जगहों पर मिल जाएं ऐसे संसाधन। स्थानिक का मतलब होता है जो कुछ विशेष ही स्थानों पर मिलें। तो इतना मैंने आपको समझाया। देखो वास्तविक क्या होता है, जिनकी मात्रा आपकी निश्चित हो चुकी हो, है ना, मात्रा निश्चित हो चुकी हो, वह आपका वास्तविक होता है। संभाव्य क्या होता है, जिसकी संभावना हो। जैसे राजस्थान में संभावना है बहुत आपकी सौर ऊर्जा की, तो वह एक संभावित यानी कि संभाव्य संसाधन कहलाएगा। नवीकरण संसाधन क्या होते हैं, नवीकरण ऐसे संसाधन जिन्हें पुनः उत्पन्न या पुनः प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पुनः उत्पन्न या इसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, उसको नवीकरण बोलते हैं। नवीकरण के अंतर्गत कुछ उदाहरण आप लोग यहाँ पर लिख लेना या मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सौर ऊर्जा की बात करी जाए, किसकी बात करी जाए, सौर ऊर्जा की बात करी जाए, जल ऊर्जा की बात करी जाए, पवन ऊर्जा की बात करी जाए, तो ये किसके अंतर्गत आएंगे, तो ये नवीकरण है, ये आपके समाप्त नहीं होंगे, है ना। इन्हें पुनः उत्पन्न कर सकते हैं हम लोग। जो समाप्त हो जाएं
उनको आणविकरण बोलते हैं। आणविकरण के अंतर्गत हम लोग खनिज को लाते हैं, जैसे खनिज तेल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई, है ना, प्राकृतिक गैस हो गई, नेचुरल गैस हो गई, तो ये आपके आणविकरण कहलाते हैं। जैव संसाधन क्या होता है, जिनमें जीवन होता है, जैसे वनस्पति है, मछली है, पेड़ पौधे हैं, मनुष्य हैं, जानवर हैं, ये आपके जैव संसाधन होते हैं, बायोटिक होते हैं। एबायोटिक यानी कि अजैव, जैसे पत्थर है, चट्टान है, मृदा है, ये आपके इसमें जीवन नहीं होता है, ये अजैविक होते हैं। तो मैंने सब कुछ समझा दिया, मेरा गला भी यहाँ पर बैठने लगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है, विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विविध, विविध का मतलब होता है दोस्तों जिसमें आपकी विभिन्नताएं और समानताएं भी पाई जाती हो भाषा, संस्कृति, धर्म में, यही राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा लिंग यानी कि जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है। महिलाएं बहुत भावुक होती हैं, अक्सर रोने वाली होती हैं, इमोशनल वाली होती हैं, खाना पकाने वाली होती हैं, तो ये क्या है, ये तो महिलाओं के प्रति दोस्तों रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं, ये तो बात सही है। लेकिन आपको बताना है जो आपको चुनौती देता है, चैलेंज जेंडर, ठीक है ना, चैलेंज करता हो। महिलाएं फैशन वाली होती हैं, है ना, बहुत फैशन करती हैं, ये भी कहा जाता है ना, ये भी आपकी रूढ़िबद्ध धारणा हो जाएगी। महिलाएं बच्चों का लालन पालन पोषण करने वाली होती, ये भी धारणा है उनके प्रति। लेकिन महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं, ये कोई धारणा नहीं है, ये एक चुनौती देने का काम करता है कि महिलाएं पायलट नहीं हो सकती हैं, पायलट केवल पुरुष हो सकते हैं, महिलाएं ट्रेन नहीं चला सकती हैं। तो महिलाओं के प्रति क्या है दोस्तों, रूढ़िबद्ध धारणा है। चुनौती कौन देता है, थर्ड वाला यहाँ पर देता है, ठीक है ना। उसके बाद अगला है, नारी मताधिकारी आंदोलनकारी की मुख्य मांग थी दोस्तों महिलाओं के लिए मताधिकार मिलना चाहिए उनको भी। अगला यहाँ पर है जातकों के विषय में। जातक दरअसल एक स्टोरी नुमा कहानी होती है जो कि दोस्तों बौद्धों से रिलेटेड है, बौद्ध भिक्षुओं से रिलेटेड कहानियाँ होती हैं। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इनकी रचना सामान्य लोगों के द्वारा की गई जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और इनका संकलन किया गया। यहाँ पर आप लोग समझ लेना, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है जातक से। देखो, जो जातक की रचना करी है इन जनरल लोगों ने की, यानी सामान्य लोग ने की है रचना, लिखा क्या है इसमें, रचना सामान्य लोगों के द्वारा की गई है जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा है, यानी कि लिखा और संकलन किसने किया, बौद्ध भिक्षुओं ने किया है, ठीक है ना। उसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, आईने अकबरी। यह क्वेश्चन बहुत सताता है बच्चों को, बहुत बार सताया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लेना। इसको यहीं पर निचोड़ देता हूँ, सब कुछ आपको यहीं पर बता देता हूँ ताकि झंझट की झंझट आपकी पूरी पूरी ख़त्म हो जाए। आईने अकबरी की अगर मैं बात कर लूँ दोस्तों, देखो इसको आप लोग भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, जो मैं आपको बताऊं वह आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखो, इसको ऐसे समझो। सफ़ेद कर दिया ना मैंने, तो देखो अकबरनामा, अकबरनामा, अकबरनामा एक किताब का नाम है दोस्तों, अकबरनामा। अकबरनामा के 3 पार्ट हैं, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। पहला पार्ट में है अकबर के पूर्वज का वर्णन, दूसरे में है दोस्तों शासन की घटनाएं, दूसरे में क्या है, शासन की घटनाएं, शासन की घटनाएं दूसरे में है, और तीसरे में क्या है दोस्तों, तीसरे में है पद वेतन सैनिक रख रखाव, पद है, वेतन है, सैनिक रख रखाव है, सांख्यिकी दर्शन है, क्या है, सांख्यिकी दर्शन है, यानी कि सब कुछ आ जाता है थर्ड वाले में। तो यहाँ पर आपको मैंने यह बात समझाने का प्रयास किया है, जो अकबरनामा ग्रंथ है एक ग्रंथ है, इसकी रचना अबुल फजल ने की है। रेड कलर से लिख दूं अबुल फजल, यहाँ पर आ जाएगा क्या, अबुल फजल, जी हाँ। देखो अबुल फजल एक बहुत बढ़िया व्यक्ति कह लो, है ना, इसकी बाद में तो हत्या कर ही दी गई थी। अबुल फजल ये अकबर का बहुत पक्का मित्र था, करीबी दोस्त था, अकबर के दरबार का कवि था, लेखक था, मित्र था, करीबी दोस्त था, ठीक है ना। अबुल फजल ने अकबरनामा एक किताब की रचना की। किताब जो थी इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। पहला पार्ट यानी कि पहले जिल्द में पूर्वज का वर्णन था, दूसरे में अकबर की शासन की घटनाएं आती थी, और तीसरे में पद वेतन सैनिक रख रखाव, त्योहार, रीति रिवाज, फसलों का ब्यौरा, सांख्यिकी दर्शन, यानी कि सब कुछ आ जाता था थर्ड वाले पार्ट में। तो मैंने आपको सब कुछ बताया। अब आते हैं क्वेश्चन पर।
तो क्वेश्चन अच्छे ढंग से आप लोग समझ पा रहे होंगे आईने अकबरी के विषय में। तो यह तीसरा पार्ट है, जो आईने अकबरी है यह तीसरा पार्ट है, जिसमें क्या है, पद, वेतन, सैनिक, रख रखाव, रीति रिवाज सब कुछ आ जाता है। पहला जो पार्ट था, पहले पार्ट में पूर्वज थे, दूसरे में शासन की घटनाएं थी, तीसरे को ही आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। इसमें अकबर के पूर्वज तो आपके पहले में ही थे, है ना, पहले में थे। अकबरनामा शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासन के इतिहास की 3 जिल्दों में से पहली, नहीं दोस्तों, पहली जिल्द जो थी, पहली जिल्द में क्या है, पूर्वज का वर्णन है, ठीक है ना। यह मिर्जा हाकिम के द्वारा नहीं लिखा गया है, अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के संपन्न सांख्यिकी, ये वाला सही हो जाएगा, पद, वेतन, सैनिक, रख रखाव सब कुछ इसी में आता है। यहाँ पर बताना है अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में किसने संकलित किया था? तो गुरु अंगद ने इनको संकलित किया था। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलान करना वाला क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको यहाँ पर मिलान करके आपको बताना चाहूँगा कैसे आपको यहाँ पर मिलान करना है, ठीक है ना। तो आइए मिलान करके आपको बताता हूँ। दूसरे में क्या, विभिन्न प्रकार के ऋण हैं और पहले में ग्रामीण रोजगार हैं। तो कृषि श्रमिक, ठीक है ना, कृषि श्रमिक, बड़ा किसान, मध्यम किसान। जो बड़ा किसान होता है ये क्या करता है? तो बड़ा किसान दोस्तों कृषि संसाधन संयंत्र के लिए सरकारी ऋण, ये वाला सही हो जाएगा ना, बी का थर्ड सही है। बड़ा किसान हमेशा ही कृषि से जो यंत्र होते हैं उनको के लिए सरकारी ऋण लेता है, वी का थर्ड हो जाएगा। मध्यम क्या होता है दोस्तों? जो मध्यम किसान होता है उर्वरक, बीज, कीटनाशी का प्रयोग करता है। और जो कृषि श्रमिक होता है, जो मजदूर होता है, ये स्वास्थ्य और बेमौसम का उपभोग करता है, मौसम पर आधारित रहता है। ना तो इसके पास उत्तम बीज होते हैं, ना ही कीटनाशी का प्रयोग करता है, ना ही यंत्रों का प्रयोग करता है, क्योंकि वो गरीब है ना, गरीब किसान है, उसके पास कहाँ से धन आएगा? पेट पालने तक को उसको एकदम बहुत मुसीबत पड़ती है दोस्तों, है ना। तो किसान है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर बताया, आपका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। उसके बाद एक है पुटिंग आउट सिस्टम। इस क्वेश्चन ने तो रिकॉर्ड तोड़ा है। क्या तोड़ा है? रिकॉर्ड तोड़ा है, क्योंकि यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। पुटिंग आउट सिस्टम से देखो, पुटिंग आउट सिस्टम क्या होता है? इसमें 2 व्यक्तियों के बीच की प्रक्रिया को हम लोग समझ सकते हैं। पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति, पहला तो होता है व्यापारी, और दूसरा होता है बुनकर। पहला व्यापारी, दूसरा होता है बुनकर। जैसे मान लो मैं व्यापारी हूँ और आप लोग बुनकर हो, मैंने बहुत सारा सामान खरीदा और मैंने आपको दे दिया। आपका काम है कि मेरे सामान या सूती कपड़े को आपको बुनना है, तो मैं आपको बुनने का ठेका दूंगा ना। बुनने के बाद थोड़ा बहुत आपको पैसा दे दूंगा आपकी मेहनत का, बुनाई का। फिर मैं वही बुना हुआ कपड़ा बहुत बहुत ऊंचे दाम पे बेच दूंगा। इसमें फ़ायदा किसका होगा? मेरे को होगा ना, व्यापारी को होगा, क्योंकि सस्ते दाम में मेरा कपड़ा बुन गया। उसी को बोलते हैं दादन व्यवस्था। क्या बोलते हैं? दादन व्यवस्था बोलते हैं दोस्तों। देखो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा आपको बताना है दोस्तों, वही मैंने आपको समझाया है। यहाँ पर हो जाएगा आपका कौन सा? थर्ड। सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीद लिया जाता है, ठीक है ना। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। उसके बाद 63 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ से आपके पेडागोजी के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। पेडागोजी के क्वेश्चन कोई ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ती है। इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा, आप लोग अंत तक अवश्य रूप से इस वीडियो को देख लेना। अगर आप लोग थक गए हो तो वीडियो को बंद कर दो, वहीं पर रोक लो, थोड़ा बहुत पानी वगैरह पी लो, आराम से इस वीडियो को बाद में आप लोग वॉच कर लेना, ठीक है ना। क्योंकि मैं भी यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ बिना पानी पिए हुए, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना एक बेहतरीन कमेंट, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है? ए से ई तक कथनों पर विचार कीजिए जिसमें टमाटर का केचप उपभोक्ता तक पहुंचाती बाजार श्रृंखला को आगे पीछे करके लिखा गया है। तो एक टमाटर होता है, क्या है, जिसको हम लोग रोज खाने में प्रयोग करते हैं। टमाटर के सबसे पहले बीज होते हैं, उसको फिर खेत में बोया जाता है, फिर पानी वगैरह सब कुछ किया जाता है ना। फिर टमाटर लगता है उसमें, फिर टमाटर को तोड़ते हैं,
फिर उसकी चटनी बनाते हैं, फिर मार्केट में ले जाते हैं। वही वाली प्रक्रिया आपको यहाँ पर बतानी है, कौन सा पहले आएगा ए से लेकर ई तक, ठीक है ना, वही आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपको सीक्वेंस में लगा देना है। तो यहाँ पर इसको जूम करके आपको बताता हूँ। देखो, सोना पड़ोसी दुकान से टमाटर का केचप ऑर्डर करता है। तो ऑर्डर करता है ये तो बाद में आएगा ना, पहले कौन सा आएगा वह वाला आपको यहाँ पर बताना है। देखो, किसान टमाटर का बीज स्थानीय व्यापारी से खरीदता है। अगर टमाटर आपको पैदा करना है खेत में तो उसके लिए बीज होना चाहिए। तो नंबर 1 पे आपका क्या आएगा, नंबर 1 पे बीज आएगा। उसके बाद में देखो, थोक विक्रेता व्यापारी सब्जी मंडी में टमाटरों के लिए बोली लगाता है, दूसरे नंबर पे आ जाएगा। तीसरे नंबर पे आपका आ जाएगा, एक छोटे शहर की खाद्य प्रसंस्करण आधारित इकाई टमाटरों को खरीदती है, तीसरे नंबर पे आ जाएगा। चौथे पे क्या आएगा, विपणन करने वाली कंपनी भंडारों को केचप की आपूर्ति करती है, चौथे पे आ जाएगा। लास्ट में क्या आएगा, सोना पड़ोसी दुकान से टमाटर का केचप, यानी कि जब टमाटर पूरे क्षेत्र में वितरित हो जाएगा तभी तो दुकानों में पहुंचेगा ना। तो लास्ट में ए आपका आ जाएगा। इसमें आपको सीक्वेंस में लगाना है, पहले क्या होगा, पहला राइट आंसर हो जाएगा, कोई कठिन वाला नहीं था। उसके बाद यहाँ पर अगला है, कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट है, यानी कि संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, डिसैटिस्फाइड है। तो अपील प्रणाली के अनुसार वह कहाँ पर जाएगा, जिला के द्वारा संतुष्ट नहीं है तो वो राज्य के स्तर पर जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा लास्ट में, है ना। तो वही एक प्रणाली को पौनर्वादिक प्रणाली भी कहा जाता है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका उच्च न्यायालय। हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट में मना होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद के बारे में। देखो, संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति करते हैं, ये बात सही है। कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्यों और सरकार बना सकती है, गलत है। कितने भी से क्या मतलब है, जिसके पास बहुमत होगा, जिसका अधिक होगा ना, वही तो बना पाएगा। पहला गलत है, दूसरा सही है। ओनली वी इज द राइट आंसर, ओनली वी इज ट्रू, ठीक है ना, वी इज ट्रू। उसके बाद नीचे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए कथन पर पढ़िए फिर उत्तर दीजिए। सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। ऊपर दिए कथन में भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शित करने का सही विकल्प। देखो, सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। भारतीय केंद्रीय सरकार, भारतीय आधिकारिक, कोई भी राज्य सरकार, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। तो यहाँ पर क्या इंगित करता है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को इंगित करता है भारतीय राज्य। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पेडागोजी के क्वेश्चन, बढ़िया से आप लोग समझना। आप लोग कहते हो कि सर पेडागोजी की वीडियो लाओ, ये लाओ, वो लाओ, तो उसके लिए यहाँ पर अच्छे ढंग से आप लोग समझ लेना ताकि आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ठीक है ना। इतिहास का अध्यापन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रीभूत होना चाहिए। इतिहास यानी कि हिस्ट्री की बात की गई है, तो टीचिंग ऑफ हिस्ट्री फोकस अपॉन, देखो, बहु प्रदर्शनों की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण, ठीक है ना। तो यह बिल्कुल यहाँ पर कैसा दिया गया है, बिल्कुल सही दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर एक शब्द आया है विविधता। तो विविधता एक सकारात्मक शब्द होता है, ज़्यादातर ये आपका सही ही माना जाता है। विविधता बच्चों को बतानी चाहिए, है ना। विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और अनुभवों के साथ जोड़ना चाहिए। बहुत बढ़िया, दोनों सही हो जाएंगे, दोनों सही हो जाएंगे। उसके बाद अगला, निम्नलिखित कथनों में 2 कथन गलत हैं, इन्हें पहचानें। तो भैया आपको यहाँ पर क्या करना है, गलत वाले कथनों को पहचान के ढूंढना है। वैज्ञानिक जांच के प्राकृतिक और भौतिक आधार को सामाजिक विज्ञान में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। तो पहला वाला यहाँ पर कैसा आपका हो जाएगा, ठीक है ना, और इसके नीचे यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, ठीक है ना। पहला तो आपका सही दिया गया, आपको गलत बताना है। सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में केवल, एक शब्द आया है यहाँ पर केवल, यानी कि इंग्लिश में देख लो आप लोग कहाँ पर है भाई, ओनली साइंस रेस्पॉन्ड टुवर्ड वैल्यू एजुकेशन ओनली, देखो ओनली। तो आपको पता होगा ना, ओनली अगर शब्द आ जाए, केवल शब्द आ जाए, मात्र शब्द आ जाए, ये दोस्तों नेगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आते हैं। तो केवल आपका गलत कर दिया जाएगा, तो बी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है ना।
बी आपका गलत हो जाएगा। बी इसमें है और इसमें है, आपको गलत वाला ही बताना है। तो बी आपका यहाँ पर कैसा हुआ दोस्तों, गलत हुआ। ठीक है। सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ाने के तरीके समान है। क्या सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के तरीके समान है? जैसे आप लोग मेरे से यहाँ पर पढ़ रहे हो, मेरा तरीका कुछ आप औरों से अलग होगा समझाने का, औरों टीचर का कुछ अलग होगा, मेरे से अलग होगा, यानी कि समान नहीं होता है, सबका मेथड अलग अलग होता है। यहाँ पर लिखा समान होता है, तो क्या ये बात सही होगी? आप कहोगे सर ये तो गलत बात है ना, गलत हो जाएगी, गलत वाला ही तो आपको बताना है। बी सी आपके राइट हो जाएंगे। सामाजिक विज्ञान का अध्यापन सूचना देने के लिए अपेक्षा, ये सही है। बी और सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बी सी यानी कि सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत वाले आपको यहाँ पर बताने थे। उसके बाद अगला, एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक अध्यापिका का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? लक्ष्य, ठीक है ना। सोशल साइंस टीचर शुड एम टुवर्ड्स, देखो कंठस्थ यानी कि रोट मेमोराइजेशन, ये बिल्कुल भी नहीं कराना चाहिए। रटाना नहीं चाहिए, रट्टा नहीं मारना चाहिए, ना ही रटाना चाहिए, ना याद कराना चाहिए, ये नेगेटिव होते हैं। पाठ्यचर्या यानी कि सिलेबस को पूरा कराने पर फोकस, ये भी बात गलत होती है। परीक्षा उत्तीर्ण कराने पर भी फोकस नहीं करना चाहिए, ये भी बात गलत होती है। सापेक्ष महत्व का निर्माण, है ना, बिल्डिंग पर्सपेक्टिव, राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा यहाँ पर। अगला, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय उपागमों में से किसको उपयुक्त समझा गया है? प्रत्यक्ष, उदाहरण और अनुभव सही हो जाएगा। तथ्यों और आंकड़ों पर स्मरण आधारित, स्मरण क्या आपका यहाँ पर लिखा ना, देखो लर्निंग थ्रो रिटेंशन बेस्ड ऑन फैक्ट एंड डाटा, तो क्या बात ये यहाँ पर आपकी सही हो जाएगी? तो आप कहोगे गलत हो जाएगी, स्मरण नहीं होना चाहिए, सही पहला वाला हो जाएगा। थोड़ा तीव्र गति से कराता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है? जानकारी का स्मरण करने से अवधारणात्मक, स्मरण, स्मरण क्या सही होता है? आप कहोगे गलत होता है। तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है, क्या फैक्ट जो होता है यहाँ पर क्या है? द स्टेटस ऑफ ए फैक्ट इज ऑलवेज फिक्स, क्या फैक्ट आपके फिक्स्ड होते हैं? यहाँ पर आपको बताना है। तो आपका यहाँ पर जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा दोस्तों यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर दोनों में से कोई नहीं। अगला, वन्य जीव संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है? तो सर्वोत्तम दोस्तों जो रहेगा ना, वो रहेगा पशु आधारित उत्पादों को ना खरीदने की प्रतिज्ञा लेना। कैसे होगा? यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत डाउटफुल क्वेश्चन है, ठीक है ना, डाउटफुल क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको समझाता हूँ, अपने हिसाब से आपको समझाऊंगा, परेशान बिल्कुल भी मत होना। देखो, वन्य जीव संरक्षण यानी कि वन में जो जीव जंतु रहते हैं, जैसे बाघ हो गया, चीता हो गया, गीदड़ हो गए, जंगली भैंस हो गया, हिरन हो गए, जितने भी जंगल में रहते हैं उनको हम लोग कहते हैं वन्य जीव। उनका हम लोगों को क्या करना है दोस्तों? संरक्षण करना, उनको बचाना है। तो बचाना है तो हमें क्या करना है? बच्चों को बताना है कि उनका संरक्षण हम लोग कैसे कर सकते हैं। उनको संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा हो सकता है? संदर्भित नीतियां या कानून का पठन। अगर बच्चे को आप कानून पढ़ाते हो, क्या उस कानून के पढ़ने से क्या वो जानवर आपके सुरक्षित हो जाएंगे? आप कहोगे कि सर बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर घर पे बैठा हुआ हूँ, मैं आपको यहाँ पर कुछ बता रहा हूँ, क्या जैसे मैं यहाँ पर आपको ये सोशल साइंस आपको पढ़ा रहा हूँ, आप उस समय बुखार में पीड़ित हो, क्या सोशल साइंस पढ़ने के जरिए आप बुखार से मतलब कि सही हो जाओगे? ऐसा नहीं हो सकता है। कानून पढ़ने से नहीं होता है, उसको आजमाने से होता है, ठीक है ना, इसलिए गलत हो जाएगा। वन्य जीव संरक्षण पर नाटक करो या कुछ भी करो, उससे थोड़ी ना बचेंगे जीव जंतु। विद्यालय में या अगर आप वन्य जीवन सप्ताह मनाओगे तो विद्यालय तक ही सीमित रहेगा, है ना। विद्यालय में ही आप नाचोगे, गाओगे, वन्य जीव सप्ताह मनाओगे, ना कि जंगल के जीव आपसे बचेंगे, उनको बचाना है आपको, ठीक है ना। तो उसके लिए पशु आधारित उत्पादों को, जैसे पशु आधारित बहुत सारे मार्केट में उत्पाद आते हैं, जैसे चमड़ा हो गया, जैसे चमड़े के लिए जानवरों को मारा जाता है आपके जंगलों में, चमड़ा प्राप्त करने के लिए, सींग प्राप्त करने के लिए, उनकी हड्डी प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना, तमाम से आप जानते होंगे। तो उत्पाद अगर हम लोग नहीं खरीदेंगे तो वो जानवर आपके मारे नहीं जाएंगे। उसका सीधा सीधा यही कहने का मतलब है, आप समझ गए होंगे। अब आगे देखो, ओपन बुक खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका दोस्तों जो मुख्य उद्देश्य होता है वह होता है विद्यार्थियों पर
सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा खुली किताब से। और तो सब यहाँ पर गलत आपके हैं ही। उसके बाद अगला, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय के शिक्षण। देखो यह क्वेश्चन, हाँ जी, यह क्वेश्चन एग्जाम में इस बार भी आया था। क्षेत्रीय संस्कृतियों के निर्माण से छोटे समूह की परियोजनाएं, विशेषज्ञ द्वारा नृत्य प्रस्तुति, विशेषज्ञ, पहला तो सही हो जाएगा विशेषज्ञ द्वारा, ये बात गलत हो जाएगी। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी सही हो जाएगी। समुचित चित्र यानी कि कोलाज बनाना, यहाँ पर एसी तो आपका सही हो जाएगा एसी, और बी आपका गलत है, बी को हटाओ जिन जिन में बी लगा हुआ है, हट गया। एसीड यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे अगर क्वेश्चन आपको दिखाई पड़े, आपको सबसे पहले घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। कई स्टूडेंट परीक्षा देने में घबरा जाते हैं, उनके हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं, तो मैं उनसे हाथ जोड़ के कहूँगा आप लोग घबराओ बिल्कुल भी मत। कैसे करोगे, तो यहाँ पर एक तरीका आपके सामने निकल के आया है, जैसे विशेषज्ञ द्वारा नृत्य प्रस्तुति, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय आपको समझाना है, समापन में कौन कौन से कार्य सर्वाधिक उचित होंगे, तो नृत्य कार्य ये गलत हो जाएगा ना, बी जिन जिन में होगा वो आपका हटेगा, बचेगा एसीडी, डायरेक्ट उत्तर आपका निकल के आ जाएगा। उसके बाद अगला है यहाँ पर कल्पना कीजिए। चलो कल्पना कर लेते हैं। आपको एक साम्राज्य वंशागत मिला है, आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार से स्थायी और संपन्न बना सकेंगे। पेडागोजी के क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, आपको उसमें दिमाग लगाने पड़ता है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर आपको बताता हूँ। परिस्थितियों तथा अनुमान एवं निष्कर्ष निकालेंगे, क्योंकि दोस्तों जैसे आपको कल्पना करने के लिए कहा गया कि आप किसी भी राज्य के राजा हो तो आप क्या करोगे, मतलब कि आप सोच रहे हो उस समय की परिस्थिति क्या थी, अनुमान लगाओगे अपना और उसका निष्कर्ष निकालोगे, यही सही आंसर हो जाएगा। आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति क्या होगी। जैसे जो आदिवासी लोग होते हैं उनको मतलब कि उनका परिचय कराने के लिए सम्मानजनक नीति बतानी है। देखो उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना सही दिया गया है। उनकी रंगीन वेशभूषा, अगर आप लोग रंगीन वेशभूषा दिखाओगे तो उनके प्रति भेदभाव होगा। जनजातीय गानों और नृत्यों को पर्दे पर दिखाना, क्या उनके द्वारा नृत्य पर्दे पर दिखाओगे, ये बात गलत हो जाएगी ना, आपको सम्मानजनक वाला बताना है। उनके आदिम देहाती, अरे देहाती व्याती छोड़ो, उनकी बेइज्जती हो जाएगी ना, पहला वाला राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद 77 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर आ चुका है। देखो, जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान कक्षा में पढ़ा रहे हो, आपको क्या करना चाहिए। एज ए आप टीचर हो, है ना, आप शिक्षक हो, सामाजिक सोशल साइंस बच्चों को क्लासरूम में आप पढ़ा रहे हो, कुछ मुद्दे ऐसे आ जाते हैं विवाद वाले, तब आप क्या करोगे, मुकाबला करने से पूरी तरह बचोगे। बचना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बचना शब्द आ जाए तो उसको आप सबसे पहले हटाओगे। समय समय पर इन्हें उठाना चाहिए और संक्षिप्त चर्चा नहीं, पूरी करो, चर्चा करनी हो तो पूरी करो, संक्षिप्त आ जाए तो वो भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आता है। सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए, ये सही हो जाएगा। विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए केवल शब्द आया, गलत हो जाएगा। बस इतना आपको करना था, तो राइट आंसर आपका थर्ड वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, क्या है, द टीचिंग ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ शुड फोकस ऑन, सामाजिक और राजनीतिक जीवन का अध्यापन केंद्र बिंदु है। राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन भी है, मूलभूत सिद्धांतों, दोनों यहाँ पर आपके हो जाएंगे सही। अगला, विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय किस पर अधिक बल देना चाहिए। विद्यार्थियों के साथ आप योजना बना रहे हो, उस वक्त किस पर आपको अधिक बल देना चाहिए। चुनौतीपूर्ण कार्य होना चाहिए, टू क्रिएट ए चैलेंजिंग टास्क, सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को साथ काम करना सिखाना, ये भी सही हो जाएगा। समूह का विचार पूर्वक चयन भी हो जाएगा। कार्य की पूर्ति करना, है ना, कंप्लीटेशन ऑफ टास्क, सिलेबस पूरा कराना, रटाना, है ना, ये गलत होता है ना, किसी चीज का लेवल पूरा कराना, ये सबसे, कार्य की पूर्ति करना, ये गलत होता है। डी जिन जिन में हो उसको सबसे पहले आंख मूंद कर हटाओ, बचेगा पहला वाला। ए बी सी इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। उसके बाद 80 नंबर का क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने से मदद करता है सामाजिक विज्ञान। देखो जो सामाजिक विज्ञान होता है ना, यह क्रमबद्ध तरीके से चलता है। जैसे अकबर के बाद में कौन सा आया, ठीक है ना, मतलब कि एक क्रम में चलता रहता है, वही एक सामाजिक विज्ञान होता है। ये मदद करता है विश्लेषण करने में समस्याओं के। तो पहला सही हो जाएगा। विद्यार्थी बड़े होंगे और अपने आप जानकारी ढूंढ लेंगे। इस बात में कोई निष्कर्ष ही नहीं निकलता है कि बच्चा जब बड़ा होगा तो अपने आप जानकारी ढूंढ लेगा। ये तो गलत है आपका। बी जिन में उसको सबसे पहले हटाओ आप लोग। समझने की अपेक्षा विषय की विस्तृत जानकारी पर बल देना ये तो गलत होता है। किसी भी जानकारी पर विस्तृत बल देना गलत होता है। सी को भी आप लोग हटाओ, हट गया। बचा आपका एडी, दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करना, यानी कि एडी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखो एक बात मैं आपसे कहना चाहूँ, सीटेट का जो एग्ज़ाम हो रहा है ना 11 से अब तक का, ज़्यादातर क्वेश्चन पेडागोजी के जो आए हुए हैं उसमें अधिक तो विकल्प आपके इसी प्रकार के गलत होते हैं ना। गलत जैसे ये आपके हो गए तो उसमें आप आराम से कर पाओगे इन क्वेश्चन को। उसके बाद निम्नलिखित में से किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं माना जा सकता है, ठीक है ना, नहीं वाला आपको यहाँ पर बताना है। मुजफ्फर आलम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि प्राइमरी सोर्स नहीं माना जा सकता है। अबुल फजल को माना जा सकता है क्योंकि उसने उस दौर में अकबरनामा किताब लिखी थी। रास सुंदरी देवी ने भी लिखी थी आमार जीवन, है ना। जियाउद्दीन वर्नी ने भी तारीख फिरोज शाही किताब लिखी थी। अगला यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत को उपयुक्त करना गलत होगा। लो गलत वाला बताना है। अगर आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाना, इंट्रोड्यूस एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, गुफा चित्रकारी बता सकते हो, लघु चित्रकारी बता सकते हो, शिलालेख बता सकते हो, हस्तलिपियां बता सकते हो। तो मैं देखो यहाँ पर एक शब्द आया लघु चित्रकारी, ये कुछ नहीं होता, ये लघु चित्रकारी कुछ नहीं होता, ये तो आपका गलत है, ठीक है ना। सेकंड वाला ही यहाँ पर गलत हो जाएगा। इतिहास पढ़ाने में लघु चित्र का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि गुफा चित्र का करते हैं, शैल चित्र का करते हैं, शिलालेख का करते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि पांडुलिपियों का करते हैं। कोई लघु चित्र नहीं होता, ये बात गलत आपकी हो जाएगी। देखो विज्ञापन की विषय वस्तु पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान के अध्यापिका द्वारा निम्न में से कौन से उप विषय वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं। क्रिटिकल वाली, है ना, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल एड्रेस विल डिस्कसिंग द थीम एडवर्टाइजमेंट। व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील, समता के मुद्दे। राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा दोनों सही दिए गए हैं। भू उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ और कारणों पर चर्चा कीजिए। ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों की किस कुशलता का मूल्यांकन कर रहे होंगे। भू उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ और कारण। देखो जो भू उपयोग है ना, इसके प्रतिरूप में परिवर्तन होता रहता है, इसके कुछ कारण होते हैं। तो यहाँ पर आप सोशल साइंस के टीचर हो तो बच्चे की किसका मूल्यांकन आप करोगे, वर्गीकरण का या सामान्यकरण का या परिणाम निकालने का या परिकल्पना करने का। भूपयोग के प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ और कारण, तो इसमें आप सबसे जो उपयुक्त रहेगा ना वो रहेगा परिकल्पना, है ना, क्या रहेगा, परिकल्पना। अगला प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीवन वस्तु से छात्रों को परिचित कराना है। तो क्या होगा कि बच्चों को जाओ बढ़िया जगह वन्य जीवन अभ्यारण्य का भ्रमण ही करा दो, है ना। उसके बाद सामाजिक विज्ञान में कार्टून की पुस्तक, जो एनसीईआरटी की पुस्तक होती है उसमें कार्टून आपके बने रहते हैं। वे कार्टून किस लिए होते हैं दोस्तों, वही आपको यहाँ पर बताना है। तो वे कार्टून आपके मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों से जोड़ने का प्रयास करते हैं। उसके बाद अगला देखो रंग भेद की प्रथा पर दिए गए कथन है यहाँ पर, उन पर विचार करके आपको आंसर देना है। यह प्रथा जातियों के बीच भेदभाव पैदा करती है परंतु सभी को मत देने की अनुमति प्रदान करती है। गलत है।
यह प्रथा जातियों के एक दूसरे से मिलने से रोकती है, परंतु सभी को समान रूप से नहीं करती है, बल्कि भेदभाव ही करती है। दोनों ही गलत हो जाएंगे। अगला, ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं। तो ग्राम पंचायत में कौन चुनकर के आता है? सचिव तो आपका आता ही नहीं है। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। सचिव जो होता है, सेक्रेटरी जो होता है, इसकी सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है, ना कि चुन करके आता है। तो आपका सी तो गलत होगा ना। सी हटाओ, सबसे पहले सी हटाओ, लो हटा दियो। बचा आपका ए बी। ए बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना। अगला, पटवारी लेखपाल का उत्तरदायित्व होता है दोस्तों, क्या होता है? भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना। फोर्थ वाला राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, निम्नलिखित कथनों का कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के बारे में सही है? ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनती हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अपने 10 मित्रों के साथ अवश्य रूप से शेयर करना, ताकि वो मित्र भी इस चैनल पर जुड़ सकें। और चैनल को पहली बार आप लोग देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।